वेलकम टू माय यूट्यूब चैनल माइंड ब्लोइंग क्लासेस। मैं आज आपको हाई स्कूल केमिस्ट्री में इम्पॉर्टेंट क्वेश्चन पर एक वीडियो लेके आपके लिए आया हूं, जहां पर हम जानेंगे कि हाई स्कूल के पेपर में केमिस्ट्री में कुछ महत्वपूर्ण अभिक्रियाएं हैं जिनसे आपको कुछ ना कुछ पक्का आपको यहां से फंसना ही फंसना है। तो आप वीडियो को एंड तक देखते रहें। तो इम्पॉर्टेंट क्वेश्चन में देखिए, जैसे आपने पढ़ा होगा कि साबुनीकरण क्या है, इसका सह उत्पाद बताइए। फिर है स्मिट अभिक्रिया क्या है, निर्जलीकरण अभिक्रिया क्या है, एस्टीकरण अभिक्रिया क्या है, किण्वन अभिक्रिया क्या है, प्रतिस्थापन अभिक्रिया क्या है, योगात्मक या योगशील अभिक्रिया क्या है। एक आपका बहुत अच्छा क्वेश्चन बन के आता है कि साबुन की स्वच्छीकरण अभिक्रिया या मिशेल अवधारणा क्या है। फिर प्लास्टर ऑफ पेरिस एवं विरंजक चूर्ण बनाने की एक रासायनिक विधि समीकरण से आपसे पूछा जाएगा। फिर है एस्टिक अम्ल के 3 रासायनिक गुणों का रासायनिक समीकरण लिखिए। तो सबसे पहले हम बात कर रहे हैं साबुनीकरण। देखिए साबुनीकरण क्या है, तो कहता है उच्च वसीय अम्लों के सोडियम तथा पोटेशियम लवणों को साबुन कहते हैं। अगर आपसे कहा जाए कि साबुन किसे कहते हैं, तो सीधा बोलिए कि उच्च वसीय अम्लों के सोडियम तथा पोटेशियम लवणों को साबुन कहते हैं। कहते हैं जब तेल या वसा, वनस्पति तेल में आप लेते हैं ना साबुन के लिए, तो जब तेल या वसा को सोडियम हाइड्रोक्साइड या पोटेशियम हाइड्रोक्साइड के साथ गर्म किया जाता है तो साबुन बनता है। आपको याद रखना है कि अगर कोई आपसे पूछता है कि साबुन किसे कहते हैं, तो आप इसका जवाब यही से ले लीजिए कि उच्च वसीय अम्लों के सोडियम तथा पोटेशियम लवणों को साबुन कहते हैं। अब बात आती है कि साबुनीकरण क्या है, तो उसको आगे ऐड करिए कि जब तेल या वसा को सोडियम हाइड्रोक्साइड या पोटेशियम हाइड्रोक्साइड के साथ गर्म किया जाता है तो साबुन बनता है, और यह क्रिया साबुनीकरण कहलाती है। ये जो प्रोसेस पूरा होगा, इसी क्रिया को हम क्या कहेंगे, साबुनीकरण कहेंगे। जैसे अभी इसमें हमने पूछा था कि इसका सह उत्पाद बताइए, तो इसका सह उत्पाद आपको ग्लिसरॉल लिखना है। तो ये आपका हो जाएगा आपकी डिफिनेशन। आप जैसे आप देखे होंगे, आप हाई स्कूल में पढ़े हैं तो पढ़ाई होगा साबुनीकरण, तो आपको लगता होगा सर इसका रिएक्शन बहुत बड़ा है। तो रिएक्शन उतना हम बड़ा रट्टा मार के तो नहीं कर सकते, तो हम आपको एक छोटी सी ट्रिक बता रहे हैं, आप उस ट्रिक को फॉलो करिए, रिएक्शन खुद बन जाएगा। कैसे? जैसे आप केवल एक लाइन पहले लिख लीजिए CH2 COO C17H35, एल्किल समूह की एक लंबी श्रृंखला ये लिख लीजिए। इसको लिखने के बाद अब यहाँ पर लिखिए 3NaOH सोडियम हाइड्रोक्साइड लिख लीजिए, बस एरो लगा लीजिए। आप इतना तो लिख ही सकते हैं ना कि CH2 COO C17H35 और प्लस क्रिया किससे करानी, सोडियम हाइड्रोक्साइड, तो 3 और NaOH ले लिया। तो इसका प्रोसेस सिर्फ इतना है कि अब आप एक बार सिंगल बॉन्ड लगा दीजिए और इसका 2 हटा के पूरा नोट कर लीजिए, तो ये आपका बन जाएगा क्या, CHCOO, और ये बन जाएगा C17H35। एक बार हो गया। फिर एक बार सिंगल बॉन्ड लगा लीजिए और फिर से पुनः पूरा वही उतार दीजिए, तो फिर से बन जाएगा CH2 COO C17H35। तो इस तरह आपका ये वनस्पति तेल का सूत्र बन के तैयार हो गया। तो आपका ये इतना क्लियर हो गया। अब हमको इससे बनाना क्या है, तो जाहिर सी बात है ग्लिसरॉल और साबुन बनाएंगे। तो उसको कैसे बनाएं, तो अगर आप इसमें दो तत्वों का जो एलिमेंट्स है इनको योग में ले लीजिए, जैसे CH2 का एक बना लीजिए खंड, एक COO का बना लीजिए, एक CH इसका बना लीजिए और इसका Na का बना लीजिए, OH का बना लीजिए। आप क्रम से अगर इसके नंबर दे दें 1 2 3 4 और ये क्या दे दिया हमने, 5 दे दिया। अब आपको इधर याद रखना है कि आपको पहले 1 + 5 लेना है, खंड जो हमने बनाया ऐसे करके ना ये। तो इस खंड में आप गौर से देखेंगे, पहला खंड कौन सा है, ये CH2, फिर दूसरा खंड हमने COO का लिया है और तीसरा ऑटोमेटिक C17H35 का खंड हो गया। यहाँ से हमने Na का एक ले लिया ये, तो यहाँ हम कह रहे हैं 1 + 5 पहले लेना है।
फिर साबुन के लिए यहाँ 3 कर लीजिए 3 और इसके लिए आपको प्रोसेस बना देना है 3 + 2 + 4 का। अब आप कहेंगे सर ऐसे कैसे, तो देखिए 1 है ना, तो 1 के लिए क्या लिया हमने, ये खंड बनाया है, तो इस खंड को अगर पूरा देखेंगे बेटा तो क्या बनना है आपको, ये तो ये बन जाएगा आपका CH2 सिंगल बॉन्ड CH सिंगल बॉन्ड CH2 बन गया। अब आपको क्या लेना है, पांचवा खंड कौन सा आपने लिया, OH, तो 3 का गुणा है इसमें 3 और तो 3 बार तो है ही है, तो ये क्या हो जाएगा OH OH और ये बन गया OH और ये आपका बन के क्या तैयार हो गया, ग्लिसरॉल हो गया। अब उधर आइए 3 अणु में लिखा है, तो आप देखिए पहले 3, तो 3 का कौन सा आपने लिया, C17H35 लिया ना, तो आप इसको लिखिए यहाँ पर, तो आपने 3 अणु में लिया तो C17H35 जैसे आपने रखा, तो एक बार रखना क्यों, अब आप कहोगे सर इसमें तो तीनों लिया था, तो उसमें बेटा हमने कोई गुणा थोड़े किया अणु का, तो यहाँ आप देखिए 3 अणु का गुणा था, जब 3 का गुणा करेंगे तो 3 के बराबर तो खुद हो जाएगा ना, ठीक। अब क्या कहता है 2, तो 2 में कौन सा लिया हमने COO, तो हमने यहाँ ले लिया COO और 3 का गुणा इसमें, तो एक बार ये लिख दिया। फिर क्या लेना है आपको 4, तो 4 में क्या है Na और यहाँ हमने लिख दिया बेटा Na, तो ये बन गया 3 C17H35 COO Na, अर्थात ये आपका साबुन का सूत्र बन गया। तो इस तरह अगर आप ये ट्रिक अपना के अगर इसमें करते हैं तो आपको बेहतरीन ढंग से कभी भी इस रिएक्शन को रटना नहीं होगा, ठीक है ना। आपको ना समझ आया तो एक बार मैं इसको फिर से रिपीट किए दे रहा हूं कैसे बनाना है। देखिए मैं ये कह रहा था कि आप एक लाइन तो लिख ही सकते हैं, थोड़ा सा तो आपको लिखना ही पड़ेगा। क्या लिखना है, पहले आपको लिखना है CH2 COO C17H35 आपने लिख दिया, 3 NaOH ले लिया आपने। अब इसके खंड कर दीजिए, एक CH का ग्रुप बना दीजिए, एक COO का ग्रुप बना दीजिए, एक CH का ग्रुप, यहाँ Na और OH, और इसको क्रम से नाम दे दीजिए, 1 नंबर 2 नंबर 3 नंबर 4 नंबर 5 नंबर। और पहले इधर का प्रोसेस समझिए, आपको करना कुछ नहीं, एक बार सिंगल बॉन्ड लगा दीजिए और इसका 2 ये हटा दीजिए, मतलब बिना 2 के H लिखिए, तो ये आपका क्या बन जाएगा CH COO C17H35 हो जाएगा कि नहीं हो जाएगा। फिर एक बार पुनः वही उतार लीजिए फिर से, तो CH2 COO C17H35 ये देखिए बन गया। अब इधर हमने क्या कहा, पहले 1 + 5 का फॉर्मूला ले लीजिए, तो 1 + 5 1 बेटा कौन सा आ जाएगा, यही तो आ रहा है आपका, कौन सा, ये पहला ऐसे, ये देखिए, तो इसमें कोई गुणा उड़ा था नहीं, तो जितना पूरा लेना पड़ेगा, तो आपको बस वही लिख देना। तो आपको लिखना क्या है, सबसे पहले CH2 सिंगल बॉन्ड CH सिंगल बॉन्ड CH2 ले लिया पहला खंड। अब क्या लेना, 5 नंबर में क्या है OH, कितने के बराबर है 3, तो यहाँ 1 OH 2 और यहाँ हो गया 3, बन गया ना ग्लिसरॉल। अब साबुनीकरण में, तो साबुन में चाहे तो हम ऐसे भी लिख सकते हैं, लेकिन अगर हमने यहाँ पर 3 अणु का गुणा कर दिया तो ऑटोमेटिक बैलेंस हो जाएगा। तो सबसे पहले 3, तो 3 आपने कौन सा लिया, आप बताइए मुझे जरा सा, ये आप कहेंगे ना C17H35, तो एक बार लिखना कि 3 का गुणा कर दिया तो C17H35 ले लिया आपने। फिर 2 में कौन सा आता बेटा COO, तो आपका हो गया COO। फिर इसके बाद क्या है 4 में क्या लिख दिया हमने Na, तो इस प्रकार ये 3 अणु जो आपका C17H35 COO, तो ये आपका क्या बन गया बेटा साबुन, ये आपका हो गया ग्लिसरॉल, जो आपका सह उत्पाद कहलाता है। चलिए तो देखिए अब आपको बात कर रहे हैं हम लोग कौन सी, स्मिट अपक्रिया क्या है। तो स्मिट अपक्रिया को कह रहा है कि सांद्र सल्फ्यूरिक अम्ल H2SO4 सल्फ्यूरिक अम्ल, सांद्र सल्फ्यूरिक अम्ल की उपस्थिति में कार्बोक्सिलिक अम्लों की हाइड्रोजोइक से क्रिया कराने पर प्राथमिक एमीन बनते हैं और इस प्रकार की क्रिया को स्मिट अपक्रिया कहते हैं। आपको याद रखना है कि सांद्र H2SO4 की उपस्थिति में कार्बोक्सिलिक अम्ल, कोई भी COOH वाला याद है ना, तो मान लीजिए प्राथमिक ले दे CH3 COOH, तो कार्बोक्सिलिक अम्लों की किससे क्रिया कराना, हाइड्रोजोइक से अम्ल से कराना, और हाइड्रोजोइक से क्रिया कराने पर आपको क्या मिलेगा, प्राथमिक एमीन। एमीन आपने IPAC पढ़ा होगा NH2, जिसका
क्रियात्मक समूह क्या होता है NH2। तो प्राथमिक एमीन बनाते हैं और इस प्रकार की क्रिया को स्मिथ अवक्रिया कहते हैं। तो इसके रासायनिक समीकरण में आते हैं तो कार्बोक्सिलिक अम्ल में सबसे पहले हमने ले लिया मेथड, आपका कार्बोक्सिलिक अम्ल है तो आपने ले लिया क्या CH3COOH, वही का अम्ल होता है ना, तो मेथोनिक हो जाएगा। और किससे क्रिया कराना है, आपको कराना है हाइड्रोजोइक से क्रिया करानी है। तो आपने कार्बोक्सिलिक अम्ल ले लिया हाइड्रोजोइक से, और किसकी उपस्थिति में दिखाना था आपको, सांद्र H2SO4 सल्फ्यूरिक अम्ल। तो सबसे पहले वो कह रहा है क्या बनाएगा, प्राथमिक एमीन, और प्राथमिक एमीन मतलब एल्किल समूह, तो एल्किल में मेथिल, तो मेथिल में पहले ले लीजिए CH3 हो गया। और एमीन, एमीन का क्रियात्मक समूह क्या होता है NH2, तो CH3NH2 आपका प्राथमिक एमीन बन गया। अब आप देखिए यहां से आपने देखा CH3 गया, ठीक है, ये H दोनों गए, और इसमें से आपका एक नाइट्रोजन गया, दो बचा कि नहीं बचा। तो आप सबसे पहले यहां देखिए कि ये COO बच रहा, तो C और O को मिला के हम कार्बन डाइऑक्साइड बना दें, CO2 बन जाएगा। अब बचा क्या हमारे पास N2, तो नाइट्रोजन भी तो आपका बन जाएगा N2। तो देख लीजिए आप कार्बोक्सिलिक अम्ल लिया आपने CH3COO, उसमें से हाइड्रोजोइक की क्रिया किसकी उपस्थिति में करा दी, सल्फ्यूरिक अम्ल की। तो सबसे पहले प्राथमिक एमीन बनाया और बाद में हमने क्या प्राप्त हुआ CO2 और प्लस N2। या इसको फिर से एक बार देखिए, इसी को मैंने कहा सबसे पहले आप प्राथमिक कार्बोक्सिलिक ले लीजिए आपको, तो CH3COO आपने ले लिया, फिर हाइड्रोजोइक मैंने क्या कहा NH3H याद कर लीजिए। अब आपको इसको कैसे करना है, तो देखो प्राथमिक एमीन, तो प्राथमिक का मतलब मेथ एथ प्रो, ऐसे पढ़ा ना आपने APSC, तो उसी से हमने मेथिल ले लिया हमने प्राथमिक में, तो ये हो गया हमारा CH3, यहाँ से कैंसिल। अब हमको क्या लेना है प्राथमिक एमीन, तो प्राथमिक एमीन, एमीन का मतलब क्रियात्मक समूह NH2, लेकिन जब आप इसको देखो बेटा ये H कैंसिल, ये H भी कैंसिल, और यहाँ पर अगर इसमें देखोगे तो केवल अब N2 बचा है, और ये पूरा आपका क्या बचा COO। तो दोनों को अगर हम CO को मिला तो कार्बन डाइऑक्साइड CO2, और ये क्या नाइट्रोजन, तो ये आपका हो जाएगा N2, ठीक है। तो देखिए तीसरी अभिक्रिया हम क्या पढ़ने जा रहे हैं, निर्जलीकरण अभिक्रिया। तो निर्जलीकरण अभिक्रिया में कह रहा कि फास्फोरस पेंटाऑक्साइड की उपस्थिति में एस्टिक अम्ल के दो अणुओं में से जल का एक अणु निकल जाता है, ठीक है ना। क्या कह रहा है कि फास्फोरस पेंटाऑक्साइड की उपस्थिति में एस्टिक अम्ल के दो अणुओं में से जल का एक अणु निकलता है तथा एनहाइड्राइड बनाता है। क्या बनाता है, एनहाइड्राइड बनाता है, और इस प्रकार की क्रिया को ही हम निर्जलीकरण अभिक्रिया कहते हैं। तो इसे जब हम इसका रिएक्शन देंगे तो सबसे पहले उसने क्या कहा कि दो अणु एस्टिक अम्ल कहा ना, तो सबसे पहले दो अणु एस्टिक अम्ल CH3COOH हो जाएगा। तो ये हमारा क्या हो गया, सबसे पहले एस्टिक अम्ल। अब एस्टिक अम्ल में क्या करना हमको, किसकी उपस्थिति में बताया था, फास्फोरस पेंटा ऑक्साइड की उपस्थिति में दिखाना आपको। तो जब आप इसको करेंगे तो सबसे पहले उसने कहा कि दो अणु में से जल का एक अणु निकालना है ना, तो जल का एक अणु बेटा बोला ये दो अणु का गुणा होगा तो इसका भी परमाणु संख्या 2 होगा, इसका ये 2 होगा ना आपका, ये तो ये ले लीजिए, और यहां से एक हो तो ये आपका जल का एक अणु निकाल देगा, तो क्या H2O हो गया। अब आप यहां देखेंगे कि यहां पर से तो आपने केवल कितना अणु लिया है, एक ही तो लिया है ना हाइड्रोजन, ओ सॉरी ऑक्सीजन, तो यहां एक बचा, ये आपका कितना ऑक्सीजन बचा परमाणु संख्या एक, और इतने में क्या है सब 2 गुना के हिसाब से चलेगा। तो यहां आपको सबसे पहले लिख देना है CH3C, और आपको क्या लिखना है O, यहां तक हमने कहा है ना कि 2 गुना चलेगा, और इसका बना देते हैं होल ट्वाइस, और यहां पर फिर से क्या लिख दें O, इसमें से अभी हमने H2 लिया, O एक ही तो लिया था, एक बचा हुआ है, तभी तो उसने कहा कि जो आपका एस्टिक अम्ल होगा उसके दो अणुओं से जल का एक अणु बाहर किया, तो आप पहले गौर से देखिए कि ये 2 का नम 2 हो जाएगा,
2 हुआ और ये भी 2। इसमें से हमने क्या किया कि ये हाइड्रोजन तो पूरा ले लिया हमने, H2 ले लिया कि नहीं ले लिया, और इन 2, अब इसमें भी 2 1 2 करो तो यहाँ पर हमने एक तो लिया ओ, लेकिन यहाँ एक शेष बचा कि नहीं बचा, और इतने में अगर हम देखें तो ये 2 1 2, 2 3 6, ये 2 1 2, 2 1 2, ये पूरा 2 गुना। तो हमने इतने में क्या किया 2 का, अब यहाँ आप अणु का गुणा कर देंगे तो यहाँ 2 अणु गुणा करने से तो 2 का गुणा O में भी हो जाएगा, जबकि उसके बैलेंसिंग में कितना है, परमाणु संख्या 1 है, इसीलिए हमने CH3CO का होल टच कर दिया और बाहर कर दिया, तो ये गुणा इसमें मान्य हो गया, इसमें गुणा नहीं हो पाया, तो अब आपका ये बैलेंस है। तो आइए अब हम चौथे प्रश्न की ओर चलते हैं। तो देखिए अगली अभिक्रिया क्या है, एस्टीकरण अभिक्रिया। ये जितनी अभिक्रिया आप पढ़ रहे हैं आप देखिएगा, आपको ये कल पेपर में जरूर मिलने वाला है। तो सांद्र H2SO4 की एस्टीकरण अभिक्रिया क्या करें, सांद्र H2SO4 की उपस्थिति में कार्बोक्सिलिक अम्लों को एल्कोहल के साथ, मतलब आपको अम्ल लेना है और क्षार लेना है, कार्बोक्सिलिक अम्ल और एल्कोहल तो क्षार, तो कार्बोक्सिलिक अम्लों को एल्कोहल के साथ 140 डिग्री सेल्सियस तक गर्म किया जाता है, तो जल तथा एस्टर बनता है, और एस्टर को ही एथिल एसीटेट कहेंगे। इस प्रकार की क्रिया को एस्टीकरण कहते हैं। तो सांद्र H2SO4 की उपस्थिति में कार्बोक्सिलिक अम्लों, तो कार्बोक्सिलिक अम्ल, अम्ल मतलब बेटा क्या हो जाएगा, CH3COOH हो जाएगा, ये हो गया अम्ल। अब क्या कह रहा है, एल्कोहल के साथ, तो एल्कोहल आप ले लीजिए एथिल एल्कोहल, तो C2H5OH हो गया एल्कोहल। अब एल्कोहल के साथ क्या कर रहा है, इसको H2SO4 की उपस्थिति में कितना गर्म करना है, 140 डिग्री सेल्सियस तक। तो ये कह रहा है कि एस्टर बनाएगा और जल बनाएगा, तो सबसे पहले आप जल ही बना लेते हैं। तो जल का सूत्र क्या होता है आप बताइए, आप कहोगे सर H2O होता है, तो देखिए आपने यहां से क्या ले लिया H, यहां से ले लीजिए OH, तो ये 1 आपका, ये और ये 1 करके कितना हो गया, 2 हो गया कि नहीं हो गया, तो ये दोनों क्या हो गए, कैंसिल। अब यहां से O ले लिया तो ये O कैंसिल हो गया, तो आपने जल बना लिया। अब आपको एथिल एसीटेट अर्थात एस्टर बनाना है, तो ये रहा आपका एसीटेट, ये रहा आपका एथिल, और दोनों को ऐड कर लीजिए, तो CH3COO C2H5, तो ये देखिए आपको ये भी कैंसिल और ये कैंसिल हो गया, तो क्या बन गया, ये एथिल एसीटेट और जल। नहीं समझ में आया, फिर से देखिए, मैंने कहा सबसे पहले आप अम्ल ले लीजिए, CH3COOH ले लिया आपने, एथिल एल्कोहल ले लीजिए, तो C2H5OH हो गया, और उपस्थिति दिखाना है किसकी, H2SO4 की, और 140 डिग्री सेल्सियस पर। तो बेटा सबसे पहले आप जल बना लीजिए, तो H2O, तो आप इसको थोड़ा सा तोड़िए कि एक H ये और एक H कैंसिल कर दिया, 2H हो गया, एक को यहां से कैंसिल कर दिया तो H2 बैलेंस हो गया। बैलेंस भी रिएक्शन में लिखना इंपॉर्टेंट थोड़ी होता है, उसमें आपको अगर बैलेंस ही नहीं है, अगर बैलेंस एक भी पॉइंट इधर उधर है तो पूरा रिएक्शन ही काट देगा वो, तो बैलेंस पे ही ज्यादा ध्यान देना, रिएक्शन में बैलेंस का नंबर मिलता है, लिखने का नहीं मिलता। तो यहां पर देखिए अब आपके पास क्या बचा, ये एसीटेट और ये एथिल, तो एस्टर मतलब एथिल एसीटेट ही तो बनाना है, तो फिर से वही हो गया बेटा CH3COOC2H5। तो इस तरह करके आपका ये हो गया एस्टीकरण। आइए पांचवें क्वेश्चन पे चलते हैं। तो देखिए स्टूडेंट, अगला प्रश्न हमने क्या बताया था, किण्वन अभिक्रिया। किण्वन अभिक्रिया को आप एक और चीज ध्यान में रख के भी पढ़िएगा, अगर आपसे एथिल एल्कोहल बनाने की एक विधि पूछ ले, आपके 2 ही अम्ल है, एस्टिक अम्ल, एथिल एल्कोहल भी, तो एथिल एल्कोहल अगर बनाने की एक विधि पूछी जाए तो आप ये किण्वन विधि ही लिख दीजिए। क्यों, क्योंकि हम किण्वन विधि के माध्यम से एथिल एल्कोहल ही बनाना सीखने वाले हैं, ठीक है ना। तो किण्वन अभिक्रिया है क्या बेटा, तो कहता है सूक्ष्म जीवों की उपस्थिति में एंजाइम द्वारा, सूक्ष्म जीवों की उपस्थिति में एंजाइम द्वारा जटिल कार्बनिक यौगिकों का मंद गति से सरल कार्बनिक यौगिकों में अपघटन अर्थात टूटना किण्वन कहलाता है। तो इस किण्वन को आपको क्या कहा मैंने कि एथिल अल्कोहल बनाने की अगर विधि पूछ ली जाए तो आप उसमें इसको ऐड कर दीजिएगा।
तो इसको रिएक्शन में आई बेटा, तो सूक्ष्म जीवों की उपस्थिति में एंजाइम, तो आपको चीनी या शक्कर का घोल लेना है, तो आप उसमें आ जाएंगे बेटा। तो सबसे पहले आप लिखिए, तो C12H22 और O11, ये आपका शक्कर हो जाएगा। इसमें क्या करना आपको, इसमें आपको लेना है, क्या है, जल लेना है। तो जल के लिए क्या लिया आपने, H2O, और जब आप इसे क्या करेंगे, सूक्ष्म जीवों की उपस्थिति में दिखा दीजिएगा। तो सबसे पहले इसमें याद रखिएगा, एक फ्रक्टोज बनेगा, एक ग्लूकोज बनेगा, और दोनों सेम ही सूत्र पे रहते हैं। तो जैसे आधा आधा बंटवारा कर दीजिए आप। तो अगर ये आपको कितना दिख रहा है, C12 दिख रहा है, तो यहाँ पर आप 2 ले लीजिए, एक C6 यहाँ कर दीजिए, एक C6 यहाँ कर दीजिए, हो जाएगा। H कितने हैं आप कहोगे 22, तो 22 नहीं, 22 तो ये है प्लस 2 ये है, तो कितना हो गया है 24। अब 24 आधा कितना होता है इसका, तो H12 और H12 हो जाएगा, ठीक है। अब H12 के बाद अब आपको देखना O कितना आपका, ये 11 1 12, और इसका भी लेंगे आधा आधा हाफ हाफ, तो ये हो जाएगा 6। तो ये एक आप कोई भी इसमें एक आपका ग्लूकोज है, कोई भी आप इसमें एक उसका फ्रक्टोज कह लीजिए, ग्लूकोज और फ्रक्टोज। जब ग्लूकोज फ्रक्टोज में टूट जाएगा तो इसमें से पुनः एक बार रिएक्शन आपको याद रखना पड़ेगा, ग्लूकोज या फ्रक्टोज में फिर से आपको एक बार लिखना पड़ेगा। तो आपको यहाँ C6 H12 और O6 हो जाएगा बेटा। अब आप देखो, चाहे ग्लूकोज लाइए चाहे फ्रक्टोज लाइए, उससे कोई दिक्कत नहीं है। अब इसको हम फिर से तोड़ेंगे, तो ये जब फिर से टूटेगा तो ये एथिल एल्कोहल बना देगा, दोड़ एथिल एल्कोहल बनाएगा। तो दोड़ मतलब 2 और एथिल एल्कोहल, तो एथिल का क्या होता है, एथिल का होता है C2H5OH, बन गया एथिल एल्कोहल। अब एथिल एल्कोहल के बाद इसमें क्या बचेगा, देखिए आप इसको बैलेंस भी देखेंगे, तो 2 CO2 कार्बन डाइऑक्साइड। आप कहोगे सर हाँ कैसे बन गया, तो बैलेंस भी चेक करिए। तो बैलेंस में क्या चेक करना है, देखो ये 6 है ना, तो ये 2 2 जा 4 और 4 2 6, फिर देखिए 2 ये आपका 12 दिख रहा है, तो ये आप देखिए 2 2 5 जा 10 और 2 12, और इसी तरह O, तो 2 1 जा 2 और 2 2 जा 4, तो 4 और 2 कितना हो जाएगा 6। तो इस तरह बैलेंस होगा। तो आपको किण्वन अभिक्रिया में दोनों रिएक्शन आपको लिखने होंगे। जब आप दोनों लिखेंगे तभी मैंने कहा क्या बन गया, एथिल अल्कोहल। इसीलिए अब हम कह रहे हैं कि एथिल अल्कोहल बना। तो अगर एथिल अल्कोहल बनाने की एक विधि पूछी जाए तो आप इसको लिखेंगे। तो आइए नेक्स्ट क्वेश्चन देखिए क्या कह रहा है, प्रतिस्थापन अभिक्रिया। कहता है कि किसी यौगिक के अणु से एक या एक से अधिक परमाणुओं को किसी अन्य परमाणु से विस्थापित करने की क्रिया को प्रतिस्थापन अभिक्रिया कहते हैं। मतलब एक अणु होगा, एक यौगिक का एक अणु होगा, उस अणु में से चाहे आप एक या एक से ज्यादा परमाणुओं को किसी अन्य परमाणु द्वारा उसको क्या करिए, विस्थापित करिए, वहां से हटाइए, वो आएगा तो उसको भगा देगा। विस्थापित करने की क्रिया को प्रतिस्थापन अभिक्रिया कहते हैं। तो ऐसे जैसे मैंने भी साबनीकरण में कहा रिएक्शन थोड़ा बड़ा होता है, वैसे इसमें भी 4 बार आपको रिएक्शन लिख के तब आपको कंप्लीट आंसर आएगा। तो इसको जरा ट्रिकी से ध्यान देते रहे, जो ट्रिक बता रहा हूँ ट्रिक ही ज़्यादा सही रहेगा आपके लिए। तो ट्रिक में आए तो सबसे पहले मान लो हमने मेथे आपका ले लिया एक अणु। अब एक अणु मेथेन को हम क्लोरीन से क्या करने वाले हैं, विस्थापित करने वाले हैं। तो स्टूडेंट आप इतना जरूर ध्यान दीजिए, पहली लाइन पे ही आपको ध्यान देना है। आपका CH4 हो गया और ये Cl हो गया। अब आपको हर बार याद रखना कि इधर हर बार आपका एक HCl हाइड्रोक्लोरिक अम्ल तो बन ही जाएगा, वो हमेशा बनेगा। आपको याद रखना कि एक H घटता जाएगा, H का एक परमाणु कम होता जाएगा और Cl का एक परमाणु बढ़ता जाएगा। क्यों? क्योंकि मैंने यही तो कहा कि किसी यौगिक के एक अणु से एक या से अधिक परमाणु किसी अन्य परमाणु द्वारा विस्थापित करें, तो यहाँ जो Cl का परमाणु संख्या होगी वो CH4 के चारों परमाणु संख्या को क्रम से क्या करेगी, विस्थापित करेगी। तो आप CH4Cl लिख दें, इधर एरो लगा के HCl आपको लिखते रहना। आप चाहे तो इसे 4 बार लगातार लिख दीजिए, कोई दिक्कत नहीं। तो आपसे मैं कह रहा हूँ कि एक H घटता जाएगा परमाणु संख्या, एक Cl की परमाणु संख्या बढ़ती जाए, अर्थात ये जो अगर आपका CH4 है तो ये CH3,
एक हाइड्रोजन का परमाणु घट गया और इसका एक Cl यहाँ पर क्या हो गया, बढ़ गया, और जो बचा H और Cl है वो आपका HCl में आ जाएगा। क्लियर हुई मेरी बात? अब देखिए पुनः अब ये जो बनता जाए, अब इसी को फिर लाइए आपको मेथिल क्लोराइड को, तो यहाँ पर फिर से लिखेंगे CH3 Cl प्लस Cl2। फिर मैं वही चीज कह रहा हूँ, HCl पहले ही बना दीजिए, वो बनना ही बनना है। फिर इसमें से एक हाइड्रोजन घटा दीजिए तो CH2 हो जाएगा, और एक क्लोरीन बढ़ा दीजिए तो ये Cl2 हो जाएगा। देखिए बनना है ना आराम से। फिर एक बार लिखिए तो आप CH2 Cl2 लिखा, फिर से Cl2 लिखेंगे तो फिर से बेटा एक बार H घटाएंगे एक परमाणु, तो ये CH हो जाएगा, ये Cl3 हो जाएगा, ये H बचा और एक तुम्हारा क्या Cl, तो वहां पर आपका फिर से क्या हो गया, HCl हो गया। फिर यहाँ से ले लीजिए तो एक बार आपको CH प्लस Cl2 है। अब आप हाइड्रोजन पूरी तरह गोल हो जाएगा तो CCl4 कार्बन टेट्राक्लोराइड बना देगा ये, और साथ में ये बन गया HCl। तो इस तरह आप इसको ट्रिक से लिखिए, तो एक बार प्रैक्टिस करेंगे जरूर आ जाएगा आपको। फिर देखिए नेक्स्ट क्या कह रहा है, योगात्मक अपक्रिया। तो योगात्मक अपक्रिया कुछ खास नहीं है, कहता है कि जब दो या दो से अधिक यौगिक परस्पर क्रिया करके केवल एक उत्पाद का निर्माण करते हैं तो इस प्रकार की क्रिया को योगात्मक अपक्रिया, संकलन अपक्रिया या योगशील अपक्रिया भी कहते हैं। ये याद रखिएगा कि योगात्मक बस मत दिमाग में रखिएगा, योगशील अपक्रिया भी कहते हैं इसको, इसी को हम लोग संकलन अपक्रिया भी कहते हैं। इसके लिए हर वो रिएक्शन समीकरण उपयुक्त है जिसमें आपका विकारक ज्यादा हो लेकिन उत्पाद एक हो। जैसे अगर हम यहाँ पर ले लें आपका एथिलीन C2H4 और इसमें हाइड्रोजन से क्रिया कराते हैं, ठीक है ना, हाइड्रोजन से क्या कराते हैं, क्रिया। अब ये निकिल उत्प्रेरक की उपस्थिति में होता है, तो यहाँ देखिए H इसमें ऐड कर दीजिए तो ये आपका एथिलीन सेकेंड ग्रुप में आएगा, तो यहाँ पर आपका एल्केन ग्रुप में चला जाएगा, तो ये C2H6 तो एथिलीन से क्या बन गया, एथेन बन जाए। तो यहाँ देखिए यहाँ आपको कितने अभिकारक देख रहे हैं, एक से ज्यादा दो, और कितनी यहाँ पर उत्पाद हो गए, एक। तो इस प्रकार ये आपकी योगात्मक अपक्रिया। आई होप बच्चों आपको ये वीडियो पसंद आया हो। वीडियो पसंद आए तो वीडियो को लाइक करें, चैनल को सब्सक्राइब करें।